रूट सीएम की जिद्दी सेक्रेटरी पार्ट 20। वर्तिका की आंखें दरवाजे पर जमी रह गई थीं, जैसे उम्मीद अभी पूरी तरह मरी ना हो। एक पल, दो पल, तीन पल, लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा था। उसकी पलकों पर ठहरे आंसू आखिरकार हार गए थे। एक बूंद चुपचाप उसके गाल पर लुढ़क गई थी। उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था ताकि उसके पापा देख ना लें। वर्तिका ने झट से अपने आंसू पोंछ लिए और जबरन एक हल्की सी मुस्कान होठों पर सजा ली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप टेंशन मत लीजिए पापा, सब ठीक हो जाएगा। उसने सामान्य रहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी नमी अब भी बाकी थी। उसने हल्के से अपनी नजर झुकाई और मन ही मन बड़बड़ाई। पहले तो हमें रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत पड़ती थी, पर जब से ये गुस्सैल जंगली प्लॉटे हमारी जिंदगी में आए हैं, ये आंसू भी ना, बिन बुलाए मेहमान की तरह हर वक्त चले आते हैं। एक तरफ वर्तिका खुद को समझाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ शांति वाटिका का नजारा वर्तिका के मन के तूफान से बिल्कुल उलट था। वरदान के कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन उसके भीतर सुलगती सिगरेट का धुआं बाहर तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा था। कमरे की हर एक चीज बिखरी हुई थी। वरदान बेड के सिरहाने से टिककर बैठा था। माथे पर बंधी सफेद पट्टी पर खून का एक छोटा सा धब्बा अब सूखकर गहरा भूरा हो चुका था, पर उसके जहन में लगी चोट अभी भी ताजा थी। कमरे की मध्यम रोशनी में धुएं के छल्ले किसी उलझन की तरह हवा में तैर रहे थे। बाहर सुलोचना जी की बेचैनी साफ देखी जा सकती थी। उनके चेहरे पर ममता और डर का मिला जुला भाव था। अभिज्ञान और अर्णव भी वहीं खड़े थे। उनकी नजरों में वरदान के लिए चिंता साफ झलक रही थी। सुलोचना जी धीमी आवाज में दरवाजा खटखटाते हुए बोली, वरदान दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। हुआ क्या है? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया था। वरदान के लिए बाहर की आवाजें जैसे किसी दूर के शोर जैसी थीं। वरदान ने सिगरेट का एक लंबा कश खींचा और धुआं छोड़ते हुए अपनी आंखें मूंद ली थी। उसके दिमाग में सत्यप्रकाश के शब्द किसी जहरीले तीर की तरह चुभ रहे थे। वह यकीन नहीं करना चाहता था, पर शक की गुंजाइश भी कहाँ थी। उसकी यादों में वर्तिका का वह चेहरा घूमने लगा जो उसे देखते ही नफरत से भर जाता था। वही वर्तिका जो पहले मेरे साए से भी चिढ़ती थी, जो मुझे छूने तक नहीं देना चाहती थी, अचानक इतनी कैसे बदल गई। उसने मन ही मन बुदबुदाया। उसने याद किया कि कैसे पिछले कुछ दिनों में उसका गुस्सा गायब हो गया था। वह उसकी नज़दीकियों पर भड़कती नहीं थी, बल्कि चुपचाप उसे सह लेती थी, या शायद स्वीकार कर लेती थी। वरदान के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई थी। तो वो प्यार नहीं था। उसने दांत भींचते हुए फुसफुसाया, वो सिर्फ रहम था। उसके कानों में वर्तिका की बातें गूंजने लगी थीं। प्लीज सर, आप कभी गुस्सा मत होना, हम कभी आपको मना नहीं करेंगे बैंडेज करने के लिए। उसने गुस्से में उन ख्यालों को झटकते हुए जोर से बेड की साइड टेबल पर हाथ दे मारा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी चीख दबी थी। प्यार चाहिए था लिटिल रैबिट, भीख नहीं। तुम्हारी हमदर्दी के टुकड़ों पर पलने वाला आवारा नहीं हूं मैं। अंधेरे कमरे में वरदान को अपना बचपन याद आने लगा था। वह छोटा सा बच्चा जो अपनों के बीच भी बेगाना था, उसे याद आया जब सूर्य प्रताप जी ने साफ कह दिया था कि इस लड़के को अनाथ आश्रम भेज देना ही बेहतर होगा। उस वक्त सुलोचना जी ही थीं जिन्होंने ढाल बनकर उसे रोका था। उन्होंने चिल्लाते हुए सूर्य प्रताप जी को वरदान के शरीर पर बने हुए गहरे जख्म दिखाए थे, जिन्हें देखकर पत्थर दिल भी पसीज जाए। उन जख्मों को देखकर ही सूर्य प्रताप जी का दिल बदला था और उन्होंने वरदान को अपना नाम देने का फैसला किया था। पर उस दिन उस छोटे से बच्चे के मन में एक बात पत्थर की लकीर बन गई थी कि उसे अपनाया नहीं गया, बल्कि उस पर तरस खाया गया है। आज सालों बाद वही एहसास फिर से लौट आया था। वरदान की आंखों के कोनों से आंसू निकलकर उसके पसीने को काटते हुए नीचे गिर रहे थे। बाहर सुलोचना जी का हाथ अभी भी दरवाजे पर था, पर अंदर वरदान की रूह उन पुरानी यादों के मलबे में दबी जा रही थी और उसकी सिसकी धुएं के साथ मिलकर कमरे के सन्नाटे में गुम हो गई थी। वहीं शांति वाटिका के बाहर आज नजारा देखने लायक था। हजारों की भीड़ उमड़ चुकी थी। वरदान सिंह शेखावत जिंदाबाद, हमारा सीएम कैसा हो, वरदान सिंह जैसा हो, नारे आसमान चीर रहे थे। मीडिया, वैन, पुलिस बैरिकेड्स और उग्र भीड़। पूरा इलाका जंग के मैदान में बदल चुका था। एक रिपोर्टर कैमरे के सामने चिल्ला रही थी, पूरे दिल्ली में प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि अगले 4 घंटे में वरदान सिंह शेखावत को दोबारा मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया गया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। भीड़ में कुछ लोग टायर जला रहे थे, कुछ पुलिस से भिड़ रहे थे। ये सिर्फ समर्थन नहीं था, ये दीवानगी थी। वहीं परमार हाउस में छोटे से डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे तोड़ पाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। फिर भाजी ने कांपते हाथों से पराठे की थाली इंद्रप्रस्थ जी के सामने रखी। उनकी आंखों के कोर गीले थे, पर उन्होंने खुद को संभाल रखा था। थोड़ा सा खा लीजिए, रात भर आप भूखे रहे हैं, प्रभाजी ने धीमी आवाज में कहा। इंद्रप्रस्थ जी ने थाली की ओर देखा, पर उन्हें निवाला जहर जैसा लग रहा था। उनके कानों में अभी भी पड़ोसियों की हंसने की आवाज और पुलिस वालों के वो तीखे शब्द गूंज रहे थे जिन्होंने एक पल में उनके सालों के बेदाग चरित्र की धज्जियां उड़ा दी थीं। नहीं प्रभा, गले से नीचे कुछ उतरेगा नहीं, उन्होंने शून्य में ताकते हुए कहा। इंसान भूख से नहीं मरता,
वो तो अपनी नज़रों में गिर जाने से मर जाता है। कल रात जो हुआ वह मेरी देह पर नहीं, मेरी आत्मा पर घाव कर गया है। उनकी ये बातें पास खड़ी वर्तिका के सीने में तीर की तरह चुभी थीं। वह अपने माता पिता को इस हाल में नहीं देख पा रही थी। जिस चेहरे पर हमेशा घर की मुस्कुराहट रहती थी वो अब एक मुरझाए फूल की तरह उदास था। उसने गहरी सांस ली और अचानक अपने आंसू पोंछते हुए जबरदस्ती मुस्कुरा दी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और कुर्सी के पास आकर खड़ी हो गई। फिर उसने थोड़ा सिर तिरछा किया और बिल्कुल अपनी दादी जी के अंदाज में आवाज़ बदलकर बोली, जे क्या बात हुई इंद्रप्रस्थ? उसकी आवाज़ में वही पुरानी खिलखिलाहट थी, वही अपनापन। अरे बेटी, बाप के कंधे पे बोझ हो वह है। तेरी तो वैसे ही पगलेट है, जितनी इसकी जुबान चलती है समाज में तेरा सर ही झुकाएगी। एक पल के लिए माहौल बिल्कुल ठहर सा गया था। फिर भाजी ने चौंक कर वर्तिका को देखा और इंद्रप्रस्थ जी की आंखों में हल्की सी हरकत हुई। लेकिन वर्तिका यहीं नहीं रुकी थी। उसने तुरंत अपना अंदाज बदला, कंधे थोड़े सीधे किए और अब इंद्रप्रस्थ जी की नकल करते हुए उसी ठसक में बोली, ई का बात हुई अम्मा? उसकी आवाज़ में अचानक एक दृढ़ता आ गई थी। हमारी वर तो गुरूर है हमारा, कोई कह के तो देखे जुबान खींच लेंगे। उसने हल्का सा ठहाका लगाया, जैसे सच में किसी को चुनौती दे रही हो। और लोग क्या कहते हैं, किन नज़रों से देखते हैं, हमका कोनो फर्क नहीं पड़ता। हम इंद्रप्रस्थ परमार हैं, हम अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। उसकी ये बात कुछ पल तक हवा में गूंजती रही। फिर धीरे धीरे इंद्रप्रस्थ जी की झुकी हुई नजरें उठी। उन्होंने पहली बार सीधा वर्तिका की तरफ देखा। उनकी आंखों में अभी भी दर्द था, लेकिन उस दर्द के पीछे एक हल्की सी चमक भी लौट रही थी। वर्तिका ने उनकी आंखों में वो बदलाव देख लिया था। वो थोड़ा और करीब आई और इस बार बिना किसी एक्टिंग के बिल्कुल अपनी असली आवाज़ में धीमे से बोली, पापा, आपने ही सिखाया था ना कि लोग क्या कहते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद को क्या समझते हैं। उसकी आवाज़ हल्की सी कांप रही थी, लेकिन हर शब्द में हिम्मत थी। तो फिर आज आप ही क्यों हार मान रहे हो? आप तो मेरी हिम्मत हो ना। इंद्रप्रस्थ जी की होंठ हल्के से कांपे। उनकी उंगलियां धीरे धीरे थाली के किनारे से हटकर वर्तिका के हाथ तक पहुंची और उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया था। इंद्रप्रस्थ जी की हाथों की कपकपाहट अब थमती जा रही थी। वर्तिका ने जब देखा कि पापा का हाथ उसके हाथ पर टिका है तो उसने बिना एक पल गवाए मेज पर रखी थाली अपनी ओर खींची। उसने परांठे का एक निवाला तोड़ा, उसे दही में डुबोया और बड़े लाड़ से उनके मुंह के करीब ले गई थी। इंद्रप्रस्थ जी ने एक बार फिर हिचकिचाते हुए अपनी नजरें झुकाई, मानो उस कलंक का बोझ अभी उनकी पलकों पर भारी था। वर्तिका ने शरारत से अपनी आंखें नचाईं और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में लंबी सांस भरते हुए बोली, पापा, आप जल्दी से ये एक निवाला खा लीजिए, वरना मुझे एक्टिंग जारी रखनी पड़ेगी और फिर ड्रामे के लिए थोड़े और ग्लिसरीन की जरूरत पड़ेगी। और यकीन मानिए, घर में स्टॉक खत्म हो चुका है। उसकी इस बात में ऐसी मासूमियत और बेबाकी थी कि इंद्रप्रस्थ जी के चेहरे पर जमी उदासी की परतें एक झटके में चटक गई थीं। उनकी आंखों के कोनों में दबी नमी के बीच में से एक चमक उभरी और उनके सूखे होठों पर ऐसी मुस्कुराहट खिल गई जो सालों पुरानी याद दिला रही थी, पगलेट कहीं की। उन्होंने धीमी आवाज में कहा और हंसते हुए पराठे का निवाला मुंह में ले लिया था। उन्होंने महसूस किया कि बाहर की दुनिया उन्हें जिस नज़र से देख रही है उससे कहीं ज्यादा कीमती वह नजरिया है जिससे उनकी बेटी उन्हें देखती है। वर्तिका ने राहत की सांस ली। उसे पता था कि घाव गहरे हैं और भरने में वक्त लगेगा। उसने दूसरा निवाला तोड़ते हुए हंसकर कहा, ये हुई ना बात, अब लग रहे हैं आप असली इंद्रप्रस्थ परमार। एक तरफ वर्तिका अपने पापा को संभाल रही थी तो उधर शांति वाटिका के बाहर हालात अब सिर्फ प्रदर्शन नहीं रहे थे, वो जनसैलाब बन चुका था। नारे अब और उग्र हो गए थे, अगर न्याय नहीं तो कुर्सी नहीं, प्रधान सिंह शेखावत को वापस लाओ। भीड़ अब बैरिकेड्स तोड़ने लगी थी, पुलिस की लाइनें पीछे धकेली जा रही थी। कुछ जगहों पर हालात इतने बिगड़ चुके थे कि पानी की बौछारें और लाठीचार्ज भी बेअसर साबित हो रहे थे। मीडिया चैनलों पर सिर्फ एक ही ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, देश की राजधानी में बेकाबू जन आंदोलन। जनता का दबाव और संवैधानिक संकट अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। पुलिस के वाटर कैनन भीड़ की दीवानगी की आंखें बौनी साबित हो रही थी। हजारों की तादाद में नौजवानों ने सड़कों पर बैठकर रास्ता जाम कर दिया था। सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक सिर्फ प्रधान सिंह शेखावत का नाम गूंज रहा था। खुफिया विभाग की रिपोर्ट ने गृह मंत्रालय की नींद उड़ा दी थी। अगर प्रधान को तुरंत वापस नहीं लाया गया तो ये जन आक्रोश बेकाबू हो जाएगा। दबाव इतना बढ़ा कि आनन फानन में हाई कोर्ट के आदेश आए और राज्यपाल को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा। सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई थी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री निवास के अंदर अफसरों और वरिष्ठ नेताओं की इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। एक अधिकारी ने घबराई हुई आवाज में कहा, सर, अगर अगले 1 घंटे में कोई निर्णय नहीं लिया गया तो हालात हमारे हाथ से निकल सकते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया था। सत्यप्रकाश के बाद नई उम्मीदवार बनकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति ने पहली बार अपनी आंखें झुका लीं, जैसे उसे भी समझ आ गया हो कि ये कुर्सी अब उसकी नहीं रही। और तभी एक बड़ा फैसला लिया गया। ब्रेकिंग न्यूज। दोपहर होते होते राजभवन की आधिकारिक सूचना बाहर आई, प्रधान सिंह शेखावत को दोबारा सीएम पद के लिए चुना गया है। वे आज शाम
मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वरदान सिंह शेखावत को तत्काल प्रभाव से दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। पूरा शहर जैसे एक पल के लिए रुक गया था। ये खबर फैलते ही पूरी दिल्ली जैसे झूम उठी थी। आतिशबाजी से आसमान ऐसा भर गया मानो दिवाली और होली एक साथ मना ली गई हो। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। पटाखों की आवाज गूंज उठी। नारे अब खुशी में बदल चुके थे। वहीं शांति वाटिका के उस बंद कमरे के अंदर अब भी वही धुआं था, वही सन्नाटा। लेकिन इस बार हवा में कुछ बदल चुका था। टेबल पर रखा टैबलेट हल्की रोशनी में चमक रहा था। स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज बार बार फ्लैश हो रही थी। वरदान सिंह शेखावत की वापसी थे। आज ही लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। वरदान की उंगलियां धीरे धीरे उस स्क्रीन पर कस गई थी। उसकी आंखें उस एक लाइन पर टिक गई थी। फिर वो अचानक खड़ा हो गया था। कुर्सी पीछे खिसकी और कमरे में गूंजती हुई आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली थी। आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ ठंडा खतरनाक सन्नाटा था। बस। उसकी धीमी आवाज कमरे में गूंजी। बहुत हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और आईने की तरफ देखा। कुछ सेकंड तक वो खुद को देखता रहा, जैसे अपने अंदर बचे हुए हर कमजोर हिस्से को पहचान रहा हो और फिर एक एक करके उन्हें खत्म कर रहा हो। उसने आईने पर हल्का सा हाथ रखा, जैसे अपने ही यक्स को परख रहा हो। प्यार, उसने बहुत धीरे से दोहराया। फिर उसकी उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बदल गई थीं। आज के बाद ये शब्द मेरी जिंदगी से खत्म। उसकी आवाज अब और भी सख्त हो गई थी। मुझे प्यार चाहिए था, पर अगर दुनिया मुझे सिर्फ रहम देने वाली है। वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान खतरनाक थी। तो अब मैं वो बनूंगा जिसे देखकर लोग डर महसूस करें, ना की दया। वह फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक सर्द दृढ़ता थी। वह बाथरूम की ओर बढ़ा। उसने ठंडे पानी से अपने चेहरे को रगड़ रगड़ कर धोया था। जब उसने तौलिए से चेहरा पहुंचा तो आईने में एक दूसरा ही चेहरा था। आंखें जो अभी कुछ देर पहले दर्द से भरी थी, अब पत्थर की तरह ठंडी और भाव शून्य थी। चेहरा बिल्कुल सपाट, जैसे उस पर कभी कोई भावना आई ही ना हो। उसने अलमारी खोली, एक सफेद कड़क इस्त्री की हुई शर्ट और काला बंद गला कोट निकाला। उसने सलीके से कपड़े पहने, अपने बालों को सेट किया, घड़ी पहनी। वह फिर से वही मुख्यमंत्री वरदान सिंह शेखावत था। वह इंसान जिसे भावनाएं छू नहीं सकती थी, जिसे दर्द महसूस नहीं होता था। बाहर शांति वाटिका के मुख्य द्वार पर हलचल मच गई थी। आतिशबाजी और नारों के बीच काली गाड़ियों का एक विशाल काफिला मुख्य गेट के सामने आकर रुका। सायरन की आवाज ने भीड़ को थोड़ा पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। एनएसजी के कमांडो और दिल्ली पुलिस के अफसर गाड़ियों से बाहर निकले। उन्होंने तुरंत घेरा बना लिया था। वरदान के निजी बॉडीगार्ड्स काले सफारी सूट में गेट के पास मुस्तैद खड़े हो गए थे। एक अफसर ने दौड़कर सुलोचना जी के पास आकर सूचना दी। कमरे के अंदर वरदान ने अपनी बेल्ट कसी। उसने दरवाजे की ओर देखा। बाहर सुलोचना जी का इंतजार, भीड़ की दीवानगी, सत्ता की कुर्सी, ये सब उसके लिए अब सिर्फ एक शतरंज की बिसात थी। उसने एक गहरी सर्द सांस ली। वह दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने कुंडी खोली। सुलोचना जी आंसुओं से भरी आंखों के साथ सामने खड़ी थी। उनका हाथ उसे गले लगाने के लिए उठा। वरदान रुक गया था। उसने सुलोचना जी की आंखों में देखा। वहां प्यार था, चिंता थी और तरस भी था। वरदान के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आई थी। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसने सुलोचना जी के उठे हुए हाथ को अनदेखा कर दिया। हमें निकलना होगा माँ, उसने सपाट आवाज में कहा। उसकी आवाज में वो अपनापन नहीं था जो पहले कभी होता था। वह बिल्कुल अजनबी लग रहा था। सुलोचना जी का हाथ हवा में ही थम गया था। उनकी आंखों में हैरानी और गहरा दर्द उतर आया था। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए उसकी नजर उनके कांपते हाथ पर ठहरी थी, जैसे कुछ टूटकर वापस जुड़ना चाहता हो। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों की ठंडक ने उस एहसास को कुचल दिया था। सुलोचना जी कुछ कहना चाहती थी, पर वरदान आगे बढ़ चुका था। वह लिफ्ट से होता हुआ बिना किसी की ओर देखे सीधे मुख्य गेट की ओर बढ़ा। जैसे ही वह बाहर निकला, भीड़ का शोर पागलपन की हद तक पहुंच गया था। वरदान सिंह शेखावत जिंदाबाद। हजारों हाथ उसकी एक झलक पाने के लिए उठे थे। कैमरों की फ्लैश लाइटों ने उसे घेर लिया था। रिपोर्टर चिल्लाने लगे थे। वरदान सिंह शेखावत काले बंद गले कोट में भीड़ के सामने खड़ा था। उसका चेहरा पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर था। ना कोई मुस्कुराहट, ना कोई हाथ हिलाना, ना कोई भाव। वह सीधे अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी की ओर बढ़ा। बॉडीगार्ड्स ने रास्ता साफ किया। वह गाड़ी में बैठा। दरवाजा बंद हुआ और बाहर का शोर एक झटके में सिमट गया था। गाड़ी के काले शीशे के पीछे से वरदान ने उस उन्मादी भीड़ को देखा। उसने वो सब देखा, वो प्यार, वो उम्मीद, वो दीवानगी और वो तरस। उसने अपनी नजरें फेर ली थी। वहीं दूसरी तरफ वर्तिका ने धीरे से कमरे का दरवाजा बंद किया। उसके पापा अब गहरी नींद में थे। उनके चेहरे पर एक सुकून था, जिसे देखकर वर्तिका को अपनी मेहनत सफल होती लगी थी। कमरे से बाहर निकलते ही उसने फिर से अपना फोन निकाला और वरदान का नंबर मिलाया। उफ, ये बुद्धू फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अब तो सब ठीक हो गया है। गुस्सा तो मुझे होना चाहिए था, पर मैं मान गई। फिर ये किस बात की अकड़ दिखा रहे हैं?
उसने फुसफुसाते हुए फोन सोफे पर पटक दिया था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि वरदान अभी भी शायद गुस्से में कमरे में तोड़फोड़ ही कर रहा होगा, लेकिन दिल के किसी कोने में डर यह भी था कि कहीं वो छिपकली यानी भाविका फिर से उनके आसपास न मंडरा रही हो। तभी आस्था ने उत्साह में आकर टीवी ऑन कर दिया था। न्यूज़ चैनल पर तेज म्यूजिक के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश हो रही थी। प्रधान सिंह शेखावत की महावापसी, आज ही लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। वर्तिका की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। टीवी पर प्रधान का वो पत्थर जैसा चेहरा, वो काला बंद कला कोट और उनके पीछे चलता कमांडो का काफिला देखकर वो दंग रह गई थी। लो, यहाँ हमारी जान निकली जा रही थी कि ना जाने लार्ड गवर्नर किस बात पर मुंह फुलाए बैठे हैं, और ये जंगली लौटे तो सीधा शपथ लेने पहुंच गए। वर्तिका ने गुस्से में अपना मुंह फुला लिया था। हमारा ख्याल भी नहीं आया, एक बार फोन करके ही बता देते, हम अपना खून तो न चलाते। हम तो कब से यही सोच के फूके जा रहे हैं कि कहीं वो भाविका छिपकली की तरह आपसे चिपक ना गई हो और आप यहाँ सीएम बनने की तैयारी में थे। आस्था उसकी बड़बड़ सुनकर हंस पड़ी थी और उसे कोहनी मारते हुए बोली, ओए, अगर तेरा मन में बड़बड़ाना खत्म हो गया हो तो चलें। आखिर तेरे पतिदेव शपथ लेने वाले हैं, वहाँ तेरा होना जरूरी है। वर्तिका थोड़ी हिचकिचाई। उसने मुड़कर पापा के कमरे की तरफ देखा। तभी प्रभाजी ने पास आकर बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जाओ बेटा, तेरे पापा सो रहे हैं। एक बेटी होने का फर्ज तूने बहुत अच्छे से निभाया है, अब एक पत्नी होने का फर्ज निभा। वरदान जी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, उन्हें तेरी जरूरत होगी, तुझे उनके साथ होना चाहिए। प्रभाजी की बात सुनते ही वर्तिका खुशी से उछल पड़ी थी। सच में माँ? ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। वो तेजी से अपने कमरे की ओर भागी। कुछ ही मिनटों में उसने अपना नेवी ब्लू कलर का कट स्लीव सूट और मैचिंग ट्राउजर निकाला। आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद को देखा। चेहरे पर जिद भी थी और वरदान के पास पहुंचने की तड़प भी। उसने बाल खुले छोड़े और माथे पर छोटी रेड कलर की बिंदी लगा ली थी। उसकी आंखों में प्यार भरी चमक थी, जो वरदान की पत्थर जैसी दुनिया में हलचल मचाने के लिए काफी थी। वहीं दूसरी तरफ राजभवन का लॉन खचाखच भरा हुआ था। मीडिया के सैकड़ों कैमरे, देश के बड़े बड़े दिग्गज और सबसे आगे बैठी भीड़ की आंखों में एक ही नाम था। विधानसभा का मुख्य हॉल आज अपनी पूरी भव्यता में था। ऊंची छतों से लटकते झाड़ फानुसों की रोशनी संगे मरमर के फर्श पर टकराकर एक शाही चमक पैदा कर रही थी। चारों तरफ सुरक्षा का ऐसा कड़ा पहरा था कि परिंदा भी पर ना मार सके। सत्ता के गलियारों में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक अजीब सा भारीपन था। तभी हॉल के भारी दरवाजे खुले और वरदान सिंह शेखावत ने अंदर कदम रखा। वही सलीके से सजे बाल, वही रौबीला व्यक्तित्व और वही काला बंद कला कोट, लेकिन उसकी आंखों में जो आज ठंडापन था, उसने वहां मौजूद बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छुड़ा दिए थे। वरदान बिना किसी की ओर देखे सीधे मंच की ओर बढ़ रहे थे। उनके जूतों की आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी, जैसे किसी आने वाले तूफान की आहट हो। उसी वक्त राजभवन के मुख्य द्वार पर एक टैक्सी आकर रुकी। वर्तिका लगभग भागते हुए बाहर निकली। नेवी ब्लू सूट में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायती मुस्कान और माथे की वो छोटी सी लाल बिंदी उसकी बेचैनी साफ बयां कर रही थी। अरे वर्तू, धीरे चल, गिर जाएगी। पीछे से आती आस्था ने हाफते हुए कहा। वर्तिका ने मुड़कर देखा भी नहीं, बस अपना पास दिखाते हुए अंदर की ओर बढ़ी। आस्था, जल्दी चल, वो लॉर्ड गवर्नर तो मंच पर पहुंच भी गए होंगे, बिना बताए सीएम बन रहे हैं। आज तो उनकी खैर नहीं, बहुत गुस्सा करने वाली हूं मैं उन पर। अंदर का नजारा बेहद औपचारिक था। राज्यपाल अपनी जगह पर खड़े थे। वरदान मंच पर पहुंचे और माइक के सामने खड़े हो गए थे। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, पूरी सभा में एक सन्नाटा पसर गया था। मैं वरदान सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वरदान की आवाज में पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। शब्द उसके होठों से निकल रहे थे, पर हर वाक्य के साथ उसका दिल जैसे एक और परत में बंद होता जा रहा था। तभी हॉल के सबसे पीछे वाले दरवाजे से वर्तिका ने अंदर प्रवेश किया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने सामने देखा जहां वरदान शपथ ले रहे थे। हजारों कैमरों की लाइटें उन पर थीं। पूरा देश उन्हें देख रहा था, लेकिन वर्तिका की नजरें सिर्फ उनकी आंखों पर टिकी थीं। हॉल के भीतर की गंभीरता और प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना वर्तिका की खुशी का बांध टूट चुका था। जहां बड़े बड़े दिग्गज और राजनेता अपनी सांस रोके वरदान के एक एक शब्द को सुन रहे थे, वहीं वर्तिका भीड़ के बीच से रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसका नेवी ब्लू सूट और माथे की वो छोटी सी लाल बिंदी इस सफेद और खाकी वर्दी वाली भीड़ से अलग ही चमक रही थी। वरदान जैसे ही शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए झुके, वर्तिका ने अपना फोन हवा में लहराया। वह ऊंची सैंडल पहने होने के बावजूद बार बार अपने पंजों पर उछल उछल कर वरदान की तस्वीरें लेने लगी थी। आस्था, देख कितने डैशिंग लग रहे हैं ना। उसने आस्था को कोने मारते हुए फुसफुसाया।
जबकि उसकी नजरें लगातार फोन की स्क्रीन और सामने खड़े वरदान के बीच घूम रही थीं। उसने एक के बाद एक कई कैंडिड शॉट्स लिए। कभी वह थोड़ा तिरछी होकर एंगल बनाती, तो कभी भीड़ के सिरों के ऊपर से कैमरा तान देती। उसके चेहरे पर एक ऐसी नादान और बेपरवाह मुस्कान थी, जैसे वे किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में नहीं, बल्कि अपनी सहेली की शादी में आई हो। शपथ पूरी होने के बाद जब तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा, तब वरदान धीरे से मुड़े। उनकी आंखों में वही बर्फीला ठंडापन था जो सत्ता की कठोरता को बयां कर रहा था। लेकिन वर्तिका को यकीन था कि इस हजारों की भीड़ में भी वरदान की पार की नजरें उसे ढूंढी लेंगी। उसने पागलों की तरह अपना हाथ हिलाया। सर, उसने दबी आवाज में पुकारा, ताकि सुरक्षाकर्मी उसे बाहर ना निकाल दें, पर उसकी आंखों की चमक चिल्ला चिल्लाकर उसका नाम ले रही थी। वर्तिका ने मन ही मन सोचा, इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो ना, अभी सामने आऊंगी तो सारी ठसक निकल जाएगी। एक बार, बस एक बार इधर देख लीजिए मिस्टर सीएम। वहीं स्टेज पर पार्टी हाईकमान वरदान को शुभकामनाएं दे रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में वही बर्फीला ठंडापन था जो सत्ता की कठोरता को बयां कर रहा था। लेकिन हजारों कैमरों की फ्लैश और दिग्गज नेताओं के हुजूम के बीच वरदान की पार की नजरें अचानक एक जगह ठहर गई थीं। सामने भीड़ में खड़ी वर्तिका, नेवी ब्लू सूट में खिलती हुई, माथे पर सजी वो नन्ही लाल बिंदी और उसके होठों पर बिखरी वो नादान मुस्कान। लोगों की भीड़ के बीच उसकी नजरें उसी पर आकर ठहर गई थीं, और उस एक पल में जैसे समय सच में रुक गया था। उसकी उंगलियां हल्का सा हिलीं, जैसे वो भीड़ को चीरकर उसके पास चला जाए। लेकिन सत्यप्रकाश के शब्द फिर से उसके दिमाग में गूंज उठे थे। वो तुमसे प्यार नहीं करती, उससे तुम पर तरस आता है। उसकी आंखों की नरमी एक झटके में मर गई थी। वर्तिका की वो बेपरवाह हंसी उसके सीने में किसी तेज नस्तर की तरह उतरी थी। वरदान ने ना हाथ हिलाया, ना उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट आई। वह बस बुत बना उसे देखता रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प उभरी, जो अगले ही पल एक खौफनाक चेतावनी में बदल गई थी। उनकी मुट्ठियां भिज गई थी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपनी भावनाओं को फिर से उसी अंधेरे तहखाने में धकेल दिया था। वर्तिका ने देखा कि वरदान की नजरें उस पर टिकी हैं। उसने जीत की मुस्कान के साथ एक और फोटो क्लिक की और जीभ चुराते हुए इशारा किया, पकड़े गए। उसे शायद लगा कि भीड़ की वजह से वरदान उसे नजरअंदाज करने का नाटक कर रहा है। भीड़ को लगा कि मुख्यमंत्री जनता का अभिवादन कर रहे हैं, पर सिर्फ वर्तिका जानती थी कि उसके कोल्ड लुक के पीछे वरदान की रूह ने उसे पहचान लिया है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह बस अब उस पल का इंतजार कर रही थी, जब वह प्रोटोकॉल की सारी दीवारें तोड़कर अपने गुस्सैल जंगली बिलौटे के सामने खड़ी होकर उसके सामने गुस्सा दिखाएगी और उसे डांटेगी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वरदान की आत्मा उस वक्त किस कश्मकश से गुजर रही थी। एक तरफ जहां वरदान को सीएम की कुर्सी वापस मिल गई थी, वहीं दूसरी तरफ निर्मला जी का कमरा किसी युद्ध के मैदान जैसा नजर आ रहा था। कांच के टूटने की तीखी आवाज पूरे गलियारे में गूंज रही थी। निर्मला जी के हाथों में जो कुछ भी आ रहा था, फूलदान, कीमती शोपीस, श्रृंगार की बोतलें, वह सब दीवार से टकराकर चकनाचूर हो रहा था। उनके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में प्रतिशोध की एक ऐसी आग थी जो शायद पूरे घर को भस्म कर दे। कैसे हिम्मत हुई उस वरदान की, मेरे पति, इस घर के छोटे बेटे का सरेआम अपमान। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह था, वो उनकी जगह कैसे ले सकता है? उनकी आवाज में पागलपन की हद तक नफरत थी। निर्मला जी पागलपन की हद तक चिल्लाते हुए बोली, एक नाजायज, एक लावारिस, जिसे हमने इस घर की छद्दी नाम दिया, उसने आज मेरे पति को पूरी दुनिया के सामने जलील किया। उनके दिमाग में बार बार वही वीडियो चल रहा था जो वरदान ने लीक किया था। वह सत्यप्रकाश के अपराधों से आहत नहीं थी, बल्कि इस बात से आग बबूला थी कि उनके रसूख और रुतबे को एक ऐसे लड़के ने मिट्टी में मिला दिया जिसे वे हमेशा अपने पैरों की जूती समझती आई थी। उन्होंने अपनी अलमारी से रेशमी साड़ियां निकाल निकाल कर फेंकनी शुरू कर दी थी। दरवाजे पर खड़ी नौकरानियां कांप रही थी, कोई अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी दरवाजा धीरे से खुला। जगनारायण सहगल अंदर आए। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन चेहरे पर वो खामोशी थी जो तूफान से पहले आती है। उन्होंने कमरे का मंजर देखा, टूटा हुआ कांच, बिखरा सामान और बीच में खड़ी निर्मला। कुछ सेकंड सिर्फ सन्नाटा रहा, फिर उन्होंने बेहद शांत आवाज में कहा, खत्म हो गया। निर्मला जी ठिठक गई थीं, उनकी सांसें तेज थीं, आंखें अब भी जल रही थीं। आपको ये सब खत्म लगता है भाई साहब? उन्होंने लगभग फुफकारते हुए कहा, आप दामाद बनाना चाहते हैं ना उसे? आप ही के सामने आपकी बहन के परिवार की इज्जत नीलाम कर दी और आप कुछ नहीं कर पाए। जगनारायण की आंखों में हल्की सी चमक उभरी, जैसे वो अपना फायदा देख रहे हों। इज्जत? उन्होंने धीमे से दोहराया, जिस आदमी की इज्जत तुम बचा रही हो, वो अभी अपना मुंह छुपाकर कहीं जेल की कालकोठरी में बैठा होगा। निर्मला का चेहरा तमतमा उठा था। वो मेरे पति हैं,
उन्होंने चीख कर कहा। और वरदान? जगनारायण ने सीधा उसकी आंखों में देखा। वो इस घर का वारिस है। कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया था। निर्मला कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रह गई, जैसे यकीन ही ना हो कि उनके अपने ही भाई को उनके जीजा के जेल जाने का कोई दुख नहीं था। तो आप उसका साथ देंगे? निर्मला की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें जहर घुला हुआ था। जगनारायण कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे। उसकी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं, बस एक अजीब सा ठहराव था। फिर उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वो तो वक्त बताएगा। कमरे में जैसे सन्नाटा जम गया था। निर्मला की भौहें सिकुड़ गईं। मतलब? उसकी आवाज अब और तेज हो गई थी। मतलब ये कि तुम भावनाओं के उबाल में बह रही हो, पर मैं उस आग को देख रहा हूं जो वरदान ने लगाई है। इस खेल में इंसान मायने नहीं रखते, सिर्फ चाल मायने रखती है। सत्य प्रकाश ने जो किया वो उसकी बेवकूफ़ी थी, और वरदान ने जो किया वो उसकी ताकत। और जगनारायण सहगल हमेशा ताकत का सम्मान करता है। निर्मला ने दांत पीसते हुए कहा, ताकत? एक लावारिस के कुकर्म को आप ताकत कह रहे हैं? भाई साहब, उसने हमारे खानदान की नींव हिला दी है। जगनारायण मुड़े। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। नींव कमजोर थी, तभी तो हिली। निर्मला जी के चेहरे का रंग हल्का सा बदल गया था। जगनारायण ने मुड़कर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, फिर अचानक रुके। तुम बदला लेना चाहती हो ना? उन्होंने बिना पीछे देखे कहा। निर्मला की मुट्ठियां कस गई थी। हाँ। तो गुस्से से नहीं, जगनारायण ने धीमे से कहा। उसकी कमजोरी से खेलो। इतना कहकर जगनारायण बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर निकल गए थे। पीछे खड़ी निर्मला की मुट्ठियां भिज गई थीं। निर्मला की आंखों में एक नई चमक उभर आई थी, कमजोरी। उनके होठों पर धीरे धीरे खतरनाक मुस्कान फैल गई थी। अब उसकी सांसें भी स्थिर हो चुकी थी, जैसे वो समझ चुकी हों कि क्या करना है। निर्मला की आंखों में एक क्रूर चमक कौंध गई थी। कमरे का बिखरा हुआ सामान अब उनकी नफरत की गवाही दे रहा था। निर्मला की नजर अचानक दीवार पर लगी उस पुरानी फैमिली फोटो पर गई थी, जिसमें वरदान किनारे खड़ा था। उन्होंने धीरे धीरे अपने कदम फोटो की तरफ बढ़ाए। उनके लंबे नाखून फोटो में वरदान के चेहरे पर टिके, और फिर एक तीखी आवाज के साथ उन्होंने उस फोटो को बीच से खरोंच दिया था। निर्मला के होठों पर एक भयानक मुस्कान उभर आई थी। उन्होंने पास पड़ी अलमारी से वर्तिका का वह झुमका निकाला जो पिछली बार गाड़ी धोते वक्त वरदान के साथ लड़ने में वहां गिर गया था। उस झुमके को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए उन्होंने फुसफुसा कर कहा, वरदान, तूने मेरे सुहाग की खुशियां छीनी है ना? अब देख, तेरी इस कमजोरी को मैं कैसे तेरे ही खिलाफ ढाल बनाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ वरदान जैसे ही राजभवन के मुख्य द्वार से बाहर निकला, भीड़ का शोर एकदम बेकाबू हो गया था। वरदान सिंह शेखावत जिंदाबाद। हमारा सीएम कैसा हो, वरदान सिंह जैसा हो। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत घेरा बना लिया था। कैमरों की फ्लैशें लगातार उसकी आंखों पर गिर रही थीं। वरदान ने एक बार भी इधर उधर नहीं देखा। वह सीधा आगे बढ़ रहा था, ठीक उसी ठंडे नपे तुले अंदाज में। तभी भीड़ के दूसरी तरफ वर्तिका ने उसे देख लिया था। उसकी आंखें चमक उठी थीं। आस्था, वो आ गए। उसकी आवाज़ में घबराहट भी थी और खुशी भी। वो बिना कुछ सोचे भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने लगी। लोग उसे धक्का दे रहे थे, सुरक्षाकर्मी रोक रहे थे, लेकिन वो रुकने वालों में से नहीं थी। साइड प्लीज, प्लीज जाने दीजिए, मुझे मिलना है उनसे। उसकी सांसें तेज हो गई थी, दिल जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। उधर वरदान मीडिया के सामने रुक चुका था। एक रिपोर्टर ने माइक आगे बढ़ाया। सर, जनता आपको दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखकर बेहद खुश है। आप क्या कहना चाहेंगे? वरदान की नजरें भीड़ के ऊपर से गुजरती हुई कहीं खोई हुई थीं। फिर उसने माइक की तरफ देखा और बोला, मैं राज्य की जनता का धन्यवाद करता हूँ। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। उन्होंने जो विश्वास मुझ पर दिखाया है, मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। तालियों और नारों की आवाज़ फिर से गूंज उठी थी। उस भीड़ के बीच वर्तिका किसी तरह आगे निकल आई थी। उसने आखिरी बैरिकेड पार किया और तेजी से आगे बढ़ी। अब बस कुछ ही कदम दूर था वो। उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थीं। वो वहीं रुक गई, झुककर अपने घुटनों को पकड़ लिया, एक गहरी सांस ली और फिर मुस्कुरा दी थी। वही मासूम बेवकूफ़ी भरी सच्ची मुस्कान। उसने सिर उठाया। सीएम सर। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसके लिए काफ़ी थी। वरदान की नज़र एक पल के लिए उस पर पड़ी, बस एक पल। वो रुक सकता था, कुछ कह सकता था, या बस देख सकता था, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान तक नहीं उभरी थी। कुछ भी नहीं, जैसे सामने कोई अजनबी खड़ा हो। और अगले ही पल वो उसकी तरफ से नज़र हटाकर सीधे आगे बढ़ गया था, जैसे उसने सिर्फ उसे नहीं, अपने उस हिस्से को भी पीछे छोड़ दिया हो जो अभी उसे पुकार रहा था। ऐसे जैसे वो वहाँ थी ही नहीं। वर्तिका की मुस्कान वहीं जम गई थी, उसके होठ हल्के से खुले रह गए थे। वरदान सर।
लेकिन उसकी आवाज शोर में खो गई थी। तभी पीछे से आती भीड़ का एक तेज धक्का, वो लड़खड़ा गई थी। सुरक्षाकर्मियों ने उसे पीछे खींच दिया था। मैडम पीछे हटिए। लोगों की भीड़ उसे बहाकर पीछे ले गई थी, जैसे वो कोई हिस्सा ही ना हो उस पल का। वो वहीं रुक गई थी, आंखें अब भी उसी दिशा में टिकी थी जहां अभी अभी वरदान था। धीरे धीरे उसकी आंखों में नमी भरने लगी थी, आंसू निकलकर उसके गाल पर फिसलने लगे। उसने जल्दी से पहुंचा और खुद को दिलासा देने लगी थी। ये क्या? वो खुद से ही बुदबुदाई। मैं रो क्यों रही हूँ? उसने हल्का सा हंसने की कोशिश की। पागल हूँ क्या मैं? इतनी भीड़ में देखा नहीं होगा उन्होंने। वैसे भी जंगली बिलौटे हैं, काम के आगे दिखता ही क्या है उन्हें? उसने खुद को समझाने की कोशिश की। हाँ हाँ, यही होगा। इतनी भीड़, इतने लोग, मीडिया, कैसे देख पाते? प्रोटोकॉल भी तो कोई चीज होती है ना। सीएम है वो, अब सड़क पर थोड़ी ही गले लग जाएंगे। लेकिन उसकी आवाज खुद ही उसका साथ नहीं दे रही थी। दिल के अंदर कहीं अजीब सा डर जन्म ले चुका था, जो वो मानना नहीं चाहती थी। उसने आखिरी बार उस काफिले की तरफ देखा, जो अब उससे दूर जा चुका था। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी थी, लेकिन वर्तिका वहीं खड़ी रह गई थी, जैसे उसके कदम जमीन में जड़ हो गए हों। उसकी नजरें अभी भी उसी दिशा में थीं, जहां वरदान का काफिला गायब हो चुका था। तभी वर्तू, आस्था हाफती हुई उसके पास पहुंची। उसने आते ही उसका कंधा पकड़ा। क्या हुआ? मिली उनसे? बात हुई? वर्तिका जैसे अचानक अपनी दुनिया से बाहर आई। उसने जल्दी से अपनी आंखें झपकाईं, चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान सजाई और गर्दन थोड़ा तिरछी कर ली। हाँ, हुई ना बात। उसने आवाज में वही पुरानी शरारत लाने की कोशिश की। बहुत डांटा हमने उन्हें। आस्था की भौएं चढ़ गई थीं। सच में? वर्तिका ने हाथ कमर पर रखते हुए नकली अकड़ दिखाई। और नहीं तो क्या, सीएम है तो क्या हुआ, पति हैं हमारे। उसने हल्का सा नाक सिकोड़ते हुए कहा। पत्नी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। उसकी उंगलियां अब भी हल्का हल्का कांप रही थीं, जैसे सच को छुपाने की कोशिश कर रही हो। आस्था हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी नजर वर्तिका के चेहरे पर टिक गई थी, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। वर्तिका बोल तो रही थी, पर हर शब्द के साथ उसकी पलकों से एक नई बूंद टूटकर गिर जाती। आस्था का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया था। और ये आंसू? वर्तिका एक सेकंड के लिए चुप हो गई थी, फिर जल्दी से अपनी उंगलियों से आंसू पोंछे और जबरदस्ती हंस पड़ी। ओ बेवकूफ लड़की, ये, उसने आंखें घुमाई, ये तो घड़ियाली आंसू हैं। आस्था ने उसे ध्यान से देखा। वर्तिका ने और भी आवाज स्थिर रखते हुए कहा। वो क्या है ना, थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल भी तो करना पड़ता है ना? उसने नाक चढ़ाकर कहा, वरना ये जंगली बिलौटे सीधा सीधा मानते कहाँ हैं? उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बीच में ही हल्की सी टूट गई थी। आस्था अब कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उसे देखती रही, क्योंकि वो समझ गई थी ये आंसू घड़ियाली नहीं थे, वो असली थे, बहुत असली। वर्तिका ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। आस्था ने वर्तिका के कंधे पर हाथ रखा। वह जानती थी कि वर्तिका खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रही है। वर्तिका ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखों को पूरी तरह सुखाते हुए दुपट्टे से चेहरा पोंछा। चलना आस्था, जल्दी घर चलते हैं। वर्तिका ने अचानक फुर्ती दिखाते हुए कहा, जैसे वे उस जगह से भाग जाना चाहती हो जहां वरदान ने उसे अनदेखा किया था। आस्था ने हैरानी से पूछा, इतनी जल्दी? अभी तो मीडिया का जमावड़ा भी कम नहीं हुआ है। वर्तिका ने अपनी घड़ी की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक फीकी मगर उम्मीद भरी मुस्कान आ गई थी। अरे पागल, तुझे पता नहीं है क्या? आज मेरी पगफेरे की रस्म है। क्या पता वो अपनी सारी अकड़ छोड़कर मुझे लेने सीधा घर ही पहुंच जाए, और अगर हम घर पर नहीं मिले ना, तो फिर वो अपनी भौहें सिकोड़कर वही पुराना डायलॉग मारेंगे। वर्तिका ने अपनी आवाज को थोड़ा भारी और सख्त करते हुए वरदान की नकल उतारी। लिटिल रैबिट, आपकी इस लापरवाही की वजह से आपने हमारे पूरे 45 सेकंड वेस्ट किए हैं, एंड यू नो वेरी वेल आई हेट वेस्टिंग टाइम। वर्तिका ये बोलते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी थी, लेकिन उस हंसी के पीछे एक गहरा डर छिपा था। उसने आस्था का हाथ जोर से पकड़ा और टैक्सी की ओर बढ़ने लगी थी। जल्दी चल, वरना उनके 45 सेकंड के चक्कर में मेरी पूरी शाम की डांट पक्की हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली डांट मुझे टाइम मैनेजमेंट पर पिलाएं। आस्था चुपचाप उसके पीछे चल दी थी। वह देख रही थी कि वर्तिका किस तरह कांच के टुकड़ों जैसी अपनी उम्मीदों को समेटकर फिर से एक महल बनाने की कोशिश कर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे वर्तिका को हकीकत का आईना दिखाए या उसे इस खूबसूरत झूठ में जीने दे। उसने फिर से उस दिशा में देखा
जहां वरदान का काफिला ओझल हो चुका था। उसका मन चीख चीख कर कह रहा था कि वरदान ने उसे देखा और पहचान कर भी अनदेखा कर दिया, लेकिन उसकी जुबान अपनी मोहब्बत की हार मानने को तैयार नहीं थी। टैक्सी तेजी से भीड़ और शोर को पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ गई थी, लेकिन वर्तिका की नजरें अब भी उसी रास्ते पर अटकी थी जहां कुछ देर पहले उसका सब कुछ उसे बिना देखे गुजर गया था। वहीं दूसरी तरफ काले शीशों वाली बुलेट प्रूफ गाड़ी शहर की सड़कों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सायरन की आवाज, सिक्योरिटी का घेरा और अंदर घना सन्नाटा था। वरदान पीछे की सीट पर बैठा हुआ था, सीधा स्थिर, बिल्कुल वैसा ही जैसे मंच पर था। उसकी आंखें गाड़ी की खिड़की के बाहर टिकी थीं, लेकिन वो सड़कें नहीं देख रहा था, कुछ और देख रहा था, कुछ जो पीछे छूट गया था। गाड़ी सचिवालय के करीब पहुंच रही थी, तभी आगे बैठा मदन हल्का सा झिझका, फिर धीरे से बोला, सर, वो मैडम थी वहां। 1 सेकंड, 2 सेकंड, गाड़ी के अंदर वक्त जैसे रुक गया था। वरदान की पलकें तक नहीं झपकी थी, उसकी नजरें अभी भी बाहर ही जमी थीं, लेकिन उसकी उंगलियां धीरे से मुट्ठी में भीज गई थीं। मदन ने रियरव्यू मिरर में देखा। उसे उम्मीद थी कि शायद वरदान कुछ कहेगा, कुछ पूछेगा, पर कुछ नहीं, सिर्फ सन्नाटा, जैसे वो बात सुनी ही ना हो। गाड़ी आगे बढ़ती रही। बाहर पेड़ों की कतारें पीछे छूटती जा रही थी और अंदर एक पल बार बार दोहराया जा रहा था। नेवी ब्लू सूट, छोटी सी लाल बिंदी और वो प्यार से भरी सच्ची मुस्कान। वरदान की आंखों के सामने वही दृश्य कौन गया था। वर्तिका हाँफती हुई घुटनों पर झुकी और फिर उसे देखकर मुस्कुराती हुई। उसकी पलकें एक पल के लिए झपकी, बस एक पल, जैसे वो उस याद को धक्का देकर बाहर निकलना चाहता हो। उसने हल्के से अपना जबड़ा भींचा और अगली ही सांस में उसका चेहरा फिर से वही हो गया था, पत्थर भाव शून्य भेद। मीटिंग शेड्यूल कर दीजिए शाम 6 बजे, उसने अचानक कहा। आवाज पहले से भी ज्यादा ठंडी थी। मदन थोड़ा चौंका, फिर तुरंत सिरहिलाया, जी सर। गाड़ी सचिवालय के गेट के अंदर दाखिल हो चुकी थी। वरदान ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसकी मुट्ठियां अभी भी भिजी हुई थीं। वहीं दूसरी तरफ टैक्सी घर के बाहर आकर रुकी। वर्तिका ने बिना कुछ कहे जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर चली गई थी। उसकी चाल तेज थी, जैसे वह खुद से भाग रही हो। घर के अंदर कदम रखते ही, आ गई बेटा? प्रभाजी ने किचन से निकलते हुए पूछा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में इंतजार साफ दिख रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर वर्तिका को गौर से देखा। बात हुई उनसे? कब लेने आ रहे हैं? वर्तिका एक पल को रुकी, फिर तुरंत अपने चेहरे से मास्क हटाकर वही चुलबुली मुस्कान सजा ली थी। पानी, पहले पानी, उसने दुपट्टा ठीक करते हुए सोफे पर बैठते बैठते कहा। प्रभाजी ने बिना कुछ बोले तुरंत गिलास आगे बढ़ाया। वर्तिका ने गिलास पकड़कर एक ही सांस में आधा पानी पी लिया, फिर जैसे खुद से ही हंस पड़ी। अरे, मैं भी ना कितनी बुद्धू हूँ। प्रभाजी ने भौहें सिकोड़ने, क्या हुआ? वर्तिका ने हल्का सा सिर खुजलाया। इतनी सारी बातें कर ली, उनसे डांट भी दिया, लेकिन ये पूछना ही भूल गई कि लेने कब आएंगे। उसने हंसते हुए बात को हल्का बनाने की कोशिश की। वो नहीं चाहती थी कि उसके माँ पापा उसके और वरदान के रिश्ते को लेकर चिंता करें, लेकिन उसकी आंखों के कोने अभी भी हल्के लाल थे। प्रभाजी ने ध्यान से उसे देखा, पर कुछ कहा नहीं। वर्तिका ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी और बोली, वैसे भी अभी तो वो सचिवालय में होंगे। फिर उसने फोन उठाया। मैं मदन भैया को कॉल करके पूछ लेती हूँ, वही बता देंगे। उसने नंबर डायल किया। फोन कुछ सेकंड तक बजता रहा। वहीं दूसरी तरफ सचिवालय का कॉन्फ्रेंस रूम, लंबी टेबल, फाइलों का ढेर और चारों तरफ बैठी अधिकारी। वरदान टेबल के हेड पर बैठा हुआ था, सीधा, सख्त, पूरी तरह कंट्रोल में। कल से हर विभाग की रिपोर्ट सुबह 9 बजे मेरी टेबल पर होनी चाहिए। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन आदेश साफ था। मुझे बहाने नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए। सभी अधिकारियों ने एक साथ सिर हिलाया। जी सर। मीटिंग खत्म होते ही सब धीरे धीरे उठने लगे थे। वरदान अपनी फाइल बंद कर ही रहा था कि मदन ने धीरे से आगे बढ़कर कहा, सर। वरदान ने बिना ऊपर देखे कहा, हाँ बोलो। मैडम का कॉल है। बस इतना सुनते ही एक पल के लिए वरदान का हाथ रुक गया था, बहुत हल्का सा, लेकिन अगले ही सेकंड उसने फाइल बंद कर दी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मदन ने फोन को स्पीकर पर डालकर धीरे से टेबल पर रख दिया था। कमरे में अब सिर्फ 3 लोग थे, वरदान, मदन और वो कॉल जो अभी भी कट नहीं हुई थी। फोन के उस पार वर्तिका की वही चहकती हुई आवाज गूंजी, हेलो मदन भैया।
वो उनसे पूछकर बताइए ना हमें, कब लेने आएंगे? हम इंतजार कर रहे हैं। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया था। मदन की नजर अनायास ही वरदान पर चिढ़ गई। वरदान वहीं खड़ा था, सीधा स्थिर, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए हलचल हुई, बहुत हल्की सी, पर थी। फोन से फिर से वही मासूम आवाज आई, भैया सुन रहे हैं ना आप? वरदान ने धीरे से अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को किसी फैसले के लिए तैयार कर रहा हो। फिर उसने आंखें खोली और बिना फोन की तरफ देखे बहुत सपाट आवाज में बोला, 10 बजे तक आ जाएंगे। बस इतना, न हाँ न ठीक है न कोई और शब्द। और अगले ही सेकंड उसने आगे बढ़कर फोन काट दिया था। मदन ठिठक गया था। कमरे में फिर वही भारी सन्नाटा छा गया था, लेकिन इस बार उस सन्नाटे में कुछ टूटने की आवाज थी। वरदान ने धीरे से अपनी कलाई की घड़ी ठीक की, चेहरे पर वही ठंडा कठोर भाव लौट आया था। मदन, उसकी आवाज अब फिर से पूरी तरह मुख्यमंत्री वाली थी। मदन तुरंत सीधा खड़ा हो गया। जी सर। लॉयर का नंबर डायल कीजिए, वरदान ने एक पल को रुककर कहा। उन्हें कहिए हमसे मिलने आए। मदन का दिल एक सेकंड के लिए धड़कना भूल गया था। उसने धीरे से पूछा, सर अभी? वरदान ने उसकी तरफ देखा, वही ठंडी अभीर नजर। हाँ अभी। कुछ रिश्तों को खत्म करने के लिए कागज भी चाहिए होता है। तो भी कंटिन्यूड। दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई YouTube channel for more interesting videos.